मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी नहीं बना पाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब राफेल की डील हुई थी, उस डील के बाद सवाल उठाए गए थे राहुल गांधी की तरफ से कि डील में घपला हो सकता है, क्योंकि जिस कंपनी को ये मतलब राफेल बनाने का काम दिया गया है, उस कंपनी ने कभी जहाज बनाया ही नहीं, तो इससे मुसीबत खड़ी हो सकती है। और आज जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही वो यही है कि अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी भी दिवालिया हुई है। राफेल का क्या होगा, अब हर तरफ ये सवाल पूछा जा रहा है। और जब हर तरफ ये सवाल गूंज रहा है, उसी वक्त राहुल गांधी का वो भाषण भी सभी के जहन में गूंज रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसी कंपनी को क्यों टेंडर दे दिया गया। जरा आप ये सुन लीजिए, उसके बाद आप देखिए। अपनी जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज बनाया है, एक हवाई जहाज बनाया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी नहीं बना पाएगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने बाकायदे ये बात कही थी 2019 में कि राफेल का जो काम दे दिया गया है अंबानी को, अनिल अंबानी को, इन्हीं कंपनी ने कभी नहीं बनाया है जहाज। तो ये 2019 में राहुल गांधी ने कहा था कि अनिल अंबानी, जिन्हें राफेल निर्माता डेसॉल्ट ने राफेल सौदे में ऑफसेट अनुबंध के लिए चुना था, उसने कभी जीवन में विमान नहीं बनाया है। वो एक कागजी विमान भी बना नहीं सकते हैं। आज की हकीकत देखिए, किस तरीके से जो राहुल गांधी ने बात कही थी, दूरदर्शी नेता आप लोग उन्हें बता रहे हैं। ये जो है सिंसियर दिव्या की तरफ से ट्वीट किया गया कि इन 2019 राहुल गांधी सेड अनिल अंबानी, मतलब राहुल गांधी ने अनिल अंबानी को लेकर क्या कहा था, ये राहुल गांधी 2019 में भी कहा था। द विजनरी लीडर, यानी दूरदर्शी लीडर है, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि आने वाले समय में क्या होगा, और आज हकीकत भी वैसे ही कुछ निकल कर सामने आ रही है। बीबीसी का आर्टिकल देखिए, बीबीसी क्या लिख रहा है, कंपनी का दिवालिया हुआ है, अब राफेल का क्या होगा, ये सभी के जहन में सवाल है। अगर राहुल गांधी के भाषण को थोड़ा भी सीरियस लिया गया होता, उस पर विचार विमर्श किया जाता, तो आज शायद ये नौबत तो सामने ना आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई को फ्रांस की 2 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। उन्हें फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस यात्रा के दौरान मोदी एक और बड़ा रक्षा सौदा कर सकते हैं, जिसमें नौसेना के लिए राफेल एम की खरीद भी शामिल है। ये वही कंपनी है जिससे भारत ने वायुसेना की 36 राइफलें खरीदी थी। दरअसल राफेल को बनाने वाली कंपनी डोसा एविएशन ने साल 2017 में अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को अपना ऑफसेट साझेदार बनाया था। हालांकि इसको लेकर तब भी सवाल उठाए गए थे। विपक्ष ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि ऐसे वक्त में जब अनिल अंबानी समूह की अधिकतर कंपनियां बर्बादी की ओर बढ़ रही हैं और उसे डिफेंस कारोबार का बहुत तजुर्बेकार भी नहीं कहा जा सकता, फिर उनके साथ 30,000 करोड़ रुपए का करार क्यों किया जा रहा है। ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा भी था। कभी दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल अनिल अंबानी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली उत्पादन और सप्लाई, पोत निर्माण, होम फाइनेंस जैसे तमाम धंधों में कभी अपना परचम लहराने वाले अनिल अंबानी कर्ज के ऐसे जंजाल में फंसे हैं क्योंकि कई कंपनियां कंगाल हो चुकी हैं और कई औने पौने दामों में बिक भी चुकी हैं। रिलायंस कैपिटल की नीलामी प्रक्रिया में जाने के बाद उनकी एक और कंपनी है जो कंगाली कगार पर है, जिसका नाम है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, यानी कि RNEL। ये वही कंपनी है जिसके जरिए अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखा था। अब ये डिफेंस वाली कंपनी भी कंगाली पे है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे अब क्या होने वाला है। ऑफसेट क्लॉज क्या है, ये बताने की कोशिश की है। रक्षा खरीद में ऑफसेट नियम को अहम माना जाता है। इसे सबसे पहले साल 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत लागू किया था। इसके नियम के तहत विदेशी कंपनी को रक्षा सौदे का एक हिस्सा भारत में निवेश करना था। इसमें तकनीकी हस्तांतरण, कल पुर्जे का भारत में निर्माण और स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करने की जिम्मेदारी शामिल थी। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से विवादों का ज्वाइंट वेंचर है, ये विवाद में पहले भी था, आज भी है। RNEL की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। दरअसल अनिल अंबानी समूह ने साल 2015 में पीपा वाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड को खरीदा था। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया। राफेल डील इस ग्रुप का पहला बड़ा सौदा था। अब समझिए, अब ये सौदा किसके कहने पर मिला होगा, इतना बड़ा सौदा, और पहला बड़ा सौदा कहा जा रहा है। फ्रांसीसी कंपनी डेसॉ ने रिलायंस के एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया।
कंपनी का नाम था डसॉर रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। इसमें रिलायंस की हिस्सेदारी 51% थी, जबकि डसॉर का हिस्सा 49% था। कंपनी ने नागपुर के मिहान स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री भी लगा दी और दावा है कि चरणबद्ध तरीके से लाखों जहाज़ों के कल पुर्जे यहां तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल डिफेंस एंड इंजीनियरिंग भी कर्ज के दलदल में फंस चुकी है और कर्ज नहीं चुकाने पर कुछ पक्ष यानी जो लेनदार हैं उन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूशन यानी कि NCLT खींच ले गए हैं। NCLT की अहमदाबाद विशेष पीठ ने नीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी भी दे दी है। स्वान एनर्जी के नेतृत्व वाली हेजल मार्केटाइल कंसोर्टियम अनिल अंबानी की इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है और इसने 2700 करोड़ रुपए की बोली भी लगाई है। तो आप समझ लीजिए खस्ता हाल हो गया उस कंपनी का जिस कंपनी से राफेल की डील हुई थी, मतलब राफेल जो बना रही थी। आप समझिए राहुल गांधी ने तब ये बात कही थी कि इस कंपनी से डील मत कीजिए, लेकिन राहुल गांधी की बातों को दरकिनार कर दिया गया था। राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लिया गया था। आज ये एक सीरियस इशू बन गया है। अब आप समझिए खस्ता हाल में ये कंपनी है RNEL। रिलायंस कैपिटल की बाजार पूंजी 301 करोड़, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बाजार पूंजी 4893 करोड़, रिलायंस कम्युनिकेशन की बाजार पूंजी 359 करोड़ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की शेयर होल्डिंग के मुताबिक मार्च 2023 तक RNEL में प्रमोटर्स अनिल अंबानी की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जबकि इसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC का 7.93% हिस्सा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास भी 0.5% के करीब हिस्सेदारी थी। बाकी के शेयर आम निवेशकों के पास थे। मतलब साफ है कि कंपनी के डूबने से सबसे ज़्यादा चपत आम निवेशकों और LIC को लगने वाली है। RNEL ने साल 2022 की जुलाई-सितंबर तिमाही के जो आंकड़े BSE को उपलब्ध कराए थे उसके मुताबिक कंपनी की आय सिर्फ 68 लाख रुपए थी। इसी अवधि में कंपनी ने अपना कुल घाटा 527 करोड़ रुपए बताया था। 19 अप्रैल 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने 2021 से 22 के नतीजे बताए थे। इसके मुताबिक साल भर में कंपनी की आय 6 करोड़ 32 लाख रुपए रही, जबकि कुल घाटा 2086 करोड़ रुपए था। 5685 करोड़ रिलायंस पावर की बाजार पूंजी, 184 करोड़ RNEL की बाजार पूंजी, 166 करोड़ रियल होम फाइन की बाजार पूंजी। ज्वाइंट वेंचर का अब क्या होगा, ये सवाल बहुत अहम है। अनिल अंबानी की समूह कंपनियों पर करीबी नजर रखने वाले और शेयर बाजार विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर का कहना है कि RNEL के दिवालिया हो जाने का असर निश्चित तौर पर भारत के फ्रांस के ज्वाइंट वेंचर डसॉर रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड पर पड़ेगा। अविनाश कहते हैं कि ज्वाइंट वेंचर क्योंकि लगभग बराबरी का है, यानी दोनों कंपनियों को निवेश में भी बराबरी का ही करना है। ऐसे में डसॉर तो अपना हिस्सा निवेश करेगी, लेकिन अनिल अंबानी के हिस्से का क्या होगा। साल 2020 में चीन के बैंकों से कर्ज में जुड़े विवाद पर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने माना था कि वो दिवालिया है और कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। अनिल के अपने वकील ने अपनी दलील में कहा था कि अनिल अंबानी की नेटवर्थ जीरो है, वे दिवालिया है, इसलिए बकाया नहीं चुका सकते। परिवार के लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस हाल में जबकि अनिल अंबानी पैसे की तंगी के कारण एक के बाद एक अपनी जमी जमाई कंपनियों से हाथ धो रहे हैं, वो कैसे राफेल के लिए जॉइंट वेंचर्स को चला पाएंगे। तो अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब आप समझिए अब राफेल का क्या होगा, ये सवाल पे बात कर लेते हैं। दरअसल रिसर्च एनालिस्ट आसिफ इकबाल का मानना है क्योंकि तकनीकी रूप से डसॉर रिलायंस एयरस्पेस लिमिटेड अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी है, ऐसे में हो सकता है कि ज्वाइंट वेंचर की कुछ शर्तें अलग हों और इसे साझा उपक्रम चलता रहे। हालांकि वो मानते हैं कि अनिल अंबानी ग्रुप की खस्ता माली हालत को देखते हुए ये उपक्रम शायद ही मेक इन इंडिया के उस मकसद को पूरा कर पाए जिसके लिए शुरू किया गया था। आसिफ कहते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जेवी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेटेड नहीं है। आखिरी बार साल 2019 में वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था। इस स्टेटमेंट में बताया गया कि 31 मार्च 2019 तक रिलायंस एयरस्पेस लिमिटेड की कुल वित्तीय देनदारियां 142 करोड़ रुपए से अधिक थी, जबकि ठीक एक साल पहले 31 मार्च 2018 को ये आंकड़ा 38 करोड़ 81 लाख रुपए का था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो है वो देश को होने वाला है। राहुल गांधी की उन बातों को अगर सीरियस लिया गया होता तो शायद आज ये चीज़ें दिखाई ना पड़ती। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।